पिछली वीडियोस में हमने बायोलॉजी ऑफ स्लीप पढ़ी थी। इस वीडियो में हम देखेंगे थ्योरीज ऑफ स्लीप। थ्योरीज ऑफ स्लीप क्या होती है कि भाई हमें नींद क्यों आती है, तो इसके पीछे दो थ्योरीज दी हुई है। तो पहली थ्योरी है अडेप्टिव थ्योरी, दूसरी है रिस्टोरेटिव। अडेप्टिव नाम से ही समझ आ रहा है कि कुछ चीज़ अडेप्ट हुई है, और रिस्टोर नाम से समझ आ रहा है कि कोई चीज़ जो ख़त्म हो गई है वो दोबारा से रिस्टोर करी गई है। तो पहले हम रिस्टोर वाली समझ लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा आसान रहेगी। रिस्टोरेटिव का मतलब ही समझ आ रहा है जैसे पूरे दिन में हमने कोई फिजिकल वर्कआउट करा, फिजिकली बहुत ज़्यादा काम करा है, तो उसकी वजह से हमारी जो स्लीप होती है वो और ज़्यादा, मतलब स्लीप के टाइम पे ना हमारे जो भी फिजिकल हमने करा, जो भी केमिकल हमारे यूज़ हुआ है फिजिकल काम करने के लिए, या बॉडी के टिश्यू में थोड़ा वो हुआ है उसे रिपेयर करना है, तो ये सब कुछ रिपेयर करने का काम, फिजिकल रिपेयर करने का काम, केमिकल को रिप्लेनिश करने का काम, जो भी आपको लॉस हुआ है उसको रिपेयर करने का काम रिस्टोरेटिव थ्योरी के हिसाब से बताया गया कि रिस्टोरेटिव थ्योरी कहती है कि जो भी हमारी चीज़ें वेस्ट हुई हैं या जो भी एनर्जी हमारी लगी है पूरे दिन में उसे रिस्टोर करने के लिए हम सोते हैं। तो एक वजह हो गई कि हम क्यों सोते हैं, अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए सोते हैं। दूसरी थ्योरी है अडेप्टिव थ्योरी। इसमें बताया गया है कि जैसे पुराने ज़माने में जो भी लोग थे वो अडेप्ट हुए हैं। हम पहले मंकीज़ थे, हम अडेप्ट होकर ह्यूमंस बन गए हैं। तो ऐसे ही पहले जो एनिमल्स थे उनका पैटर्न क्या था कि वो कहते थे कि हम इसलिए सोते हैं क्योंकि हमें प्रेडिएटर्स माने जो हमला करते हैं, हमारा शिकार करते हैं, उनसे बचना होता है, इसलिए सोते हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि फिजिकल रिपेयर होता है या रिपेयर होता है हमारी बॉडी का, ये सब नहीं पता था। उन्हें तो लगता था कि बस हम पे जो हमला करते हैं उन शिकारियों से बचने के लिए हम सोते हैं, ठीक है। तो वो छुप के चले जाते थे, कोई एक्टिविटी नहीं करते थे, सोते थे, तो शिकारी को पता भी नहीं लगता था कहाँ सो रहे हैं छुप कर, तो वो कहते थे हम इसलिए सो रहे हैं। तो ये दो थ्योरीज थी जिसकी वजह से हमें कहते हैं कि हमें क्यों स्लीप आती है। एक तो अडेप्टिव थ्योरी की बचने के लिए प्रेडिएटर से, और रिस्टोरेटिव थ्योरी कि कुछ भी बॉडी में जो लॉस हुआ है उसे रिपेयर करने के लिए। और सोने का एक और फ़ायदा भी है कि जो भी हमारी बॉडी में फ़िज़िकल चेंजेस आते हैं सोने की वजह से, उससे हमें और स्ट्रेंथ मिलती है। और हमने जो भी पढ़ा होता है अगर हम सो जाते हैं तो हमारी मेमोरी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। कहते हैं ना कि पेपरों के टाइम पे पढ़ना तो ज़रूरी है लेकिन नींद भी उतनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्लीप अगर पूरी नहीं होगी तो स्लीप डिप्राइव्ड की कंडीशन आ जाएगी, जिसमें कि प्रॉब्लम होती है हमें कंसंट्रेट करने में किसी भी काम पे। आपने देखा होगा जैसे आप पूरी रात पढ़े हैं तो अगले दिन आपको कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होगी, आप इरिटेट होगे, आप जल्दी से चिड़चिड़ा जाओगे, आप अटेंशन नहीं पे कर पाओगे किसी चीज़ पे, बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट वाला डे हो जाएगा आपका अगला दिन। तो सोने का ये बेनिफिट है कि हमें स्ट्रेंथ मिलती है, हमारी रिपेयर हो जाती है, और हमारी मेमोरी जो भी पढ़ा है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है सोने से। तो इसलिए सोना ज़रूरी है। कुछ पढ़ के सोने से पहले एक बार रिवाइज़ कर लें और उठने के बाद रिवाइज़ कर लें, आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। चलो, बायोलॉजी ऑफ स्लीप कंप्लीट हो गई, थ्योरीज ऑफ स्लीप कंप्लीट हो गई। अब आ जाओ स्लीप स्टेजेस पे। स्लीप स्टेजेस दो तरीके की स्लीप होती है, एक आरईएम स्लीप होती है, एक नॉन आरईएम स्लीप होती है। जो आरईएम स्लीप होती है उसकी डेफिनेशन, उसकी फुल फॉर्म है रैपिड आई मूवमेंट। जैसे कि आपने देखा होगा कोई इंसान है अपनी आंखें बंद करके लेटा है लेकिन उसके अंदर आंखों की पुतलियां जो है वो हिल रही हैं, आई बॉल्स आर मूविंग। तो हमें लगता है कि यार ये एक्टिंग तो नहीं करना, बट वो एक्टिंग नहीं कर रहा है। हाँ, वो साइकोलॉजिकली एक्टिव है। एक तो फिजिकली एक्टिव होता है कि हाँ भाई हम चल रहे हैं उठ के, लेकिन एक होता है साइकोलॉजिकली एक्टिव कि हमारा दिमाग काम कर रहा है। तो आरईएम स्लीप में रैपिड आई मूवमेंट होता है, हमारा साइकोलॉजिकली एक्टिव होता है, हमारा दिमाग काम कर रहा होता है, वो रेस्ट नहीं कर रहा होता। और ये जो स्लीप होती है हमें ड्रीम के टाइम पे आ रही होती है, जब भी हम सपना देख रहे होते हैं। और जब हम सपना देख रहे होते हैं, हम साइकोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, तो हमारे बॉडी के जितने भी मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाते हैं। उस टाइम कुछ टाइम के लिए हमें ये मान लो पैरालिसिस हो जाता है, हमारे बॉडी मूवमेंट स्टॉप हो जाते हैं। तो जब कोई इंसान सपना देख रहा हो तब वो हिलेगा नहीं, तब वो खुद से मूवमेंट नहीं करेगा सोते समय। आई को रैपिडली मूव करेगा बट उसके बॉडी पूरी पैरालाइज होगी, वो अपने कंट्रोल नहीं कर पाएगा बॉडी को। और दूसरा पार्ट है नॉन आरईएम स्लीप। नॉन आरईएम स्लीप जो होती है वो स्लीप होती है जिसमें कोई भी आरईएम का स्टेज ना हो, आरईएम वाला स्टेज ना हो, वो सभी स्टेज आएंगे नॉन आरईएम में। स्टेजेस होते हैं ना स्लीप के, तो वो सारे स्टेजेस नॉन आरईएम में आएंगे। इसमें बॉडी मूव कर सकता है इंसान अपना। अब पढ़ लेते हैं हम वेव्स के बारे में, कौन सी वेव एक्टिव होती हैं, क्या क्या करती हैं वो।
तो जो वेव्स होती हैं 4 तरीके की होती है, बीटा, अल्फ़ा, थीटा, डेल्टा। बीटा वेव्स जो होती हैं वो हमारी मेंटल एक्टिविटी, जब भी हम अलर्ट होते हैं, अवेक होते हैं, जैसे आप अभी हो और आपकी मेंटल एक्टिविटी काम कर रही है, उस टाइम पे बीटा वेव एक्टिव होती है। एक बात ध्यान रखो, जितने ही आप एक्टिव होगे उतनी ही आपकी वेव्स स्मॉल होंगी और वो फास्ट मूव करेंगी, लेकिन जितनी ही आप गहरी नींद में होंगे उतनी ही आपकी वेव लंबी और गहरी होंगी, डीप होंगी आपकी वेव्स, और बहुत स्लो चलेंगी। अब कोई इंसान सो रहा होता है तो वो फास्ट थोड़ी ना होगा, वो स्लो ही होगा एक तरह से, तो वो स्लो होती हैं। तो यहाँ पे देखो बीटा वेव्स जो होती हैं वो बहुत ही फास्ट हैं और बहुत छोटी छोटी हैं और फास्ट जा रही हैं, गहरी नहीं है ये वेव्स, छोटी छोटी हैं। लेकिन डेल्टा वेव्स जो डीप स्लीप का स्टेज है उसमें लॉन्ग है वेव, गहरी वेव है और धीरे धीरे चल रही हैं। बीच के 2 स्टेज बने, बीटा के बाद आता है अल्फ़ा स्टेज, जब थोड़ी थोड़ी नींद आने लगती है, हमें झपकी लगने लगती है ना एकदम से। आपने देखा होगा क्लास में पढ़ रहे होते हैं, टीचर पढ़ा रहा होता है और बच्चों को एकदम से झपकी लग जाती है, फिर टीचर आवाज़ देता है, एकदम से आँख खुलती है। वो वाला स्टेज आता है जब अल्फ़ा वेव एक्टिव होती है। अल्फ़ा वेव क्या होती है, हमारे को ड्राउजी फील कराती है कि बस नींद आने वाली है, हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमें थोड़ी थोड़ी लाइट स्लीप आने लगती है, वो होता है अल्फ़ा वेव। तो अब अल्फ़ा वेव आ गई है तो वो इससे थोड़ी सी लंबी होगी, मतलब थोड़ी सी हल्की सी गहरी होगी और थोड़ा सा धीरे मूव करेगी। उसके बाद आती है थीटा वेव्स। फर्स्ट स्टेज ऑफ अर्ली स्टेज ऑफ स्लीप होता है थीटा वेव्स, पहला ही स्टेज होता है, पहला दूसरा स्लीप का। इसमें क्या होती है, वेव कभी स्लो होती है, कभी मतलब गहरी होती है, कभी लाइट होती है, और वो थोड़ा स्लो हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू बीटा वेव्स। डेल्टा वेव्स तो बता ही दिया आपको, सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट है और सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट है, डीप स्लीप के टाइम होता है। अब ये स्टेजेस देख लेते हैं हम स्लीप के, और इसमें कैसे उन स्लीप के वेव्स का काम हो रहा है। तो सबसे पहला तो अवेक है, हम जगे हुए हैं, उस टाइम हमारी बीटा वेव एक्टिव है क्योंकि हमारी मेंटल एक्टिविटी हो रही है। उसके बाद आता है N1 स्टेज। N1 स्टेज का मतलब होता है हम लाइट स्लीप में जा रहे हैं, झपकी ले रहे हैं, अल्फ़ा वेव एक्टिव हो चुकी हैं, रिलैक्स ड्राउजी हो चुके हैं, ठीक है। और फिर वहाँ पे थीटा वेव भी आने लगती है N1 स्टेज में। फिर N2 में तो थीटा वेव आ ही जाती है। N2 में हमारा बॉडी टेम्परेचर डाउन होने लगता है, हमारी ब्रीथ का पैटर्न भी करने लगता है और हमारी हार्ट रेट भी डाउन होने लगती है। इसी स्टेज के दौरान 2 चीज़ें बनती हैं, इन्हें अच्छे से याद रखना है, एमसीक्यू में पूछी जाती हैं, एक स्लीप स्पिंडल और दूसरी के कॉम्प्लेक्स। ये 2 चीज़ें आती हैं N2 के स्टेज में। तब कौन सी वेव एक्टिव होती है, थीटा वेव एक्टिव होती है N2 के स्टेज में। स्लीप स्पिंडल्स ऐसे बन रहे होते हैं और के कॉम्प्लेक्सेस बन रहे होते हैं। अब N3 स्टेज आ गया। N3 स्टेज जो है हमारी स्लीप का, वो गहरी नींद वाला है, डीप स्लीप वाला है। डीप स्लीप में कौन सी वेव एक्टिव है, डेल्टा वेव एक्टिव है, डी से डीप, डी से डेल्टा, ठीक है। तो N3 में डीप स्लीप है, स्लो वेव स्लीप है, डेल्टा वेव एक्टिव है जो कि लंबी लंबी गहरी गहरी और स्लो स्लो होती है। और इस टाइम हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा लो होता है टेम्परेचर, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा गहरी नींद में सो रहे होते हैं। लो माने ठंडी होती है हमारी बॉडी। और बॉडी ग्रोथ, जो भी रिपेयर का काम होता है हमारी बॉडी में, जो भी रिस्टोरेटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी हमारी बॉडी में रिपेयर का काम होता है, केमिकल रिप्लेनिशमेंट का काम होता है, वो सब N3 के स्टेज में होता है। अब 4th आ जाइए, REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट। ये इसका दूसरा नाम है पैराडॉक्सिकल स्लीप। रैपिड आई मूवमेंट इसका दूसरा नाम है पैराडॉक्सिकल स्लीप। पैराडॉक्स माने जाल होता है। इस स्लीप में आपको पता ही नहीं लग रहा कि आप जग रहे हो सो रहे हो। REM स्लीप के दौरान आपको सपने आते हैं, आपको कभी कभी लगता है ना, अरे ये सपना तो बिल्कुल सच लग रहा था, ऐसा लग रहा था मेरे साथ सच में हो रहा है, बिकॉज साइकोलॉजिकली यू आर एक्टिव and it is happening, whatever it is happening, केमिकल रिलीज हो रहे हैं उस टाइम पे। तो फिर जो भी आप सपना देख रहे हो, बॉडी का टेम्परेचर उस टाइम हाई होने लगता है, हमारी ब्रीथ, हमारी आई मूवमेंट बढ़ने लगती है। इस टाइम पे बीटा वेव एक्टिव होती है क्योंकि वो एक्टिवनेस का सिंबल है, मतलब वो एक्टिव लोगों, बीटा वेव का मतलब है कि उस टाइम पे हम एक्टिव है, हमारी मेंटल एक्टिविटी एकदम चल रही है, साइकोलॉजिकली बहुत एक्टिव है हम। ड्रीम्स के टाइम पे हो रहा होता है और हमें स्लीप पैरालिसिस हो जाता है। कहा था ना, सपने के टाइम हमारे वॉलेंट्री मसल्स काम नहीं करते हैं। वॉलेंट्री मसल्स मतलब जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे हाथ, हमारे पैर, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते बिल्कुल भी।
तो REM स्लीप को पैराडॉक्सिकल स्लीप कहा जाता है, क्योंकि ये पैराडॉक्स है, एक जाल की तरह है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ये कि हम जग रहे हैं कि सो रहे हैं, हमें खुद ही नहीं पता होता, क्योंकि सारे केमिकल रिलीज होते हैं। और एक एग्जांपल से आप इसे समझ लो, जैसे कि आपका जो डे है वो बहुत ही फिज़िकली डिमांडिंग रहा है, आपने फिज़िकली बहुत वर्क करा है, तो उस दिन आपकी कौन सी वाली स्लीप ज़्यादा होगी? N3 स्टेज वाला स्लीप आपका ज़्यादा चलेगा, डीप स्लीप वाला ज़्यादा चलेगा, क्योंकि आपने फिज़िकली बहुत काम करा है, तो आपको उसे रिपेयर भी करना होगा। आपके फिज़िकली जो भी डैमेज हुआ उसे रिपेयर करने के लिए आपकी नॉन REM वाली N3 स्टेज वाली स्लीप चलेगी। ये जो तीनों थे ना स्टेजेस, स्टेज N1, N2 और N3, ये सारे नॉन REM स्लीप में आते हैं, और जो लास्ट है फोर्थ वाला वो REM स्लीप के अंदर आता है। तो जब आपका डे फिज़िकली डिमांडिंग होगा तो N3 डीप स्लीप ज़्यादा आएगी, N3 स्टेज। और जब आपका दिन इमोशनली बहुत डिमांडिंग होगा, किसी से लड़ाई हो गई, गुस्सा हो गए, सर दर्द हो रहा है सोच सोच के, ओवर थिंकिंग हो गई, तो इमोशनली आपका डे डिमांडिंग रहा है, तो आपको सपने ज़्यादा आएंगे, REM स्लीप आपकी ज़्यादा होगी। और कभी कभी ना REM रिबाउंड की कंडीशन भी होती है। इसमें क्या होता है, जैसे आपका डे फिज़िकली डिमांडिंग था, आपकी N3 स्टेज पूरी कंप्लीट हो गई ज़्यादा देर की, लेकिन आपकी उसके बाद जो REM वाली स्टेज आती है ना सपने वाली, वो रह गई, तो अगले दिन क्या होगा? अब अगले दिन आपको REM स्लीप ज़्यादा आएगी, क्योंकि पिछले दिन आपकी REM स्लीप रह गई थी। तो ये सब हमने पढ़ा है, अब एक बार इसे रिवाइज़ कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं, मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछ लूँगी। देखो, कॉन्शियसनेस क्या होता है? अवेयरनेस है आपको सब चीज़ों की। अब बताओ कितनी तरीके की कॉन्शियसनेस है? 2 तरीके की, एक वॉकिंग और अल्टर्ड। वॉकिंग में हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, अल्टर्ड में हम थोड़े कम कॉन्शियस हैं। पूछा जा सकता है कि स्लीप और ड्रीम कौन से वाले कॉन्शियसनेस में आती है, वॉकिंग में या अल्टर्ड में? तो अल्टर्ड में आती है, क्योंकि वॉकिंग में तो हम बहुत अवेयर हैं। थॉट प्रोसेसेस कितने तरीके के हैं? कंट्रोल्ड और ऑटोमेटिक, 2 तरीके के हैं। स्लीप की बायोलॉजी देख लेते हैं। तो कौन सा ग्लैंड जो है वो रिलीज़ करता है मेलाटोनिन? पीनियल ग्लैंड। हाइपोथैलेमस का कौन सा पार्ट है जो पीनियल ग्लैंड को कहता है मेलाटोनिन रिलीज़ करने के लिए? सुपर काइज़मेटिक न्यूक्लियस। हाइपोथैलेमस कहाँ है? फोर ब्रेन में है। सुपर काइज़मेटिक न्यूक्लियस की अपनी इंटरनल क्लॉक है, सेंसिटिव है वो लाइट में। जेट लैग्स जब आते हैं इंसानों को तो क्या खाना पड़ता है उन्हें? मेलाटोनिन के सप्लीमेंट्स, बिकॉज मेलाटोनिन आर द केमिकल विच इंड्यूसेस स्लीप, तो उसके सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। उसके बाद थ्योरीज 2 तरीके के हैं, अडेप्टिव और रिस्टोरेटिव। अडेप्टिव थ्योरीज़ में हमें ये पता था कि प्रेडिएटर से बचने के लिए हम लोग अडेप्ट कर लेते हैं, सोते हैं छुपकर एक जगह पे। और रिस्टोरेटिव मतलब हमारी बॉडी में जो भी कमी हुई है उसे रिप्लेनिश करने का काम, सॉरी, रिस्टोरेटिव के थ्रू। उसके बाद हमने देखा ये स्लीप डेप्राइव्ड वगैरह, कंसंट्रेशन लो होता है। स्लीप के स्टेजेस, REM की फुल फॉर्म रैपिड आई मूवमेंट आ सकता है, और नॉन REM कोई भी स्टेजेस में REM ना हो तो नॉन REM में N1, N2, N3 तीनों स्टेज आते हैं। REM के टाइम ही हमें स्लीप आती है। स्लीप कब आती है? REM के टाइम। बीटा वेव कौन सा? अब ये आएगा कि कौन से स्टेज में कौन सी वेव एक्टिव है। तो बीटा वेव हमने देखा था डीप स्लीप के टाइम डेल्टा वेव होती है, जब हम एक्टिव होते हैं बीटा वेव। थोड़ी नींद आई अल्फा, और ज़्यादा नींद आई तो थीटा, और सबसे ज़्यादा आई तो डेल्टा वेव, जो सबसे गहरी है, जिसमें रिपेयर का काम होता है। तो N1 स्टेज में हमारी अल्फ़ा थीटा दोनों वेव एक्टिव होती हैं, जब हमें थोड़ी थोड़ी नींद आने लगती है। N2 के स्टेज में थीटा वेव एक्टिव हो जाती है, और N2 में ही कौन से स्टेज में स्लीप इन स्पिंडल और की कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं? N2 स्टेज में हमारा बॉडी टेम्परेचर लो होने लगता है, हार्ट रेट और ब्रीथिंग भी इरेगुलर हो जाती है। N3 आ सकता है डेल्टा वेव, किस में आती है? N3 में। डीप स्लीप है, कोई सपने नहीं आते हैं, सबसे गहरी नींद होती है, कोई हमें उठाए तो हम उठ नहीं पाते हैं। बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर का काम इसी स्लीप में होता है। तो गहरी नींद आती है जब भी आपकी रिपेयर हो पाती है बॉडी, और आप एनर्जेटिकली उठते हो अगले दिन। ये तीनों तो हो गए नॉन REM के पार्ट। REM का पार्ट अब ये है कि REM क्या है? REM का दूसरा नाम पूछ सकते हैं तो पैराडॉक्सिकल स्लीप। इसमें ड्रीम्स आते हैं, हमारी बॉडी पैरालाइज्ड होती है, हमें बीटा वेव एक्टिव होती है, और ये तो जानकारी के लिए फिजिकली और इमोशनली डिमांडिंग। REM रिबाउंड होता है कि REM की स्लीप पूरी नहीं हुई थी पिछले दिन, बिकॉज फिजिकली एक्टिव थे आप, तो आपका N3 स्टेज बड़ा हो गया, तो अगले दिन आपकी REM की नेक्स्ट डे कंप्लीट हुई थी। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर आप कॉन्शियस का पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। कॉन्शियसनेस क्या होती है, थॉट प्रोसेसेस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कंट्रोल्ड, एक तो कंट्रोल थॉट प्रोसेस होता है हमारा, और दूसरा हमारा ये हो गया है
ऑटोमेटिक थॉट प्रोसेस, फिर आपने देख लिया हमारी बॉडी की बायोलॉजी क्या होती है, थ्योरीज कौन सी है, अडेप्टिव रिस्टोरेटिव, उसके बाद आपने देख लिया कि स्टेजेस ऑफ स्लीप के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या, बाय बाय।